कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे फेरल हेडी के बारे में और आज खत्म हो जाएगा एक तरह से सीपीए। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो आपने सीपीए अगर शुरू से लेक्चर देखा है तो आपको लगा होगा कि सीपीए इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डेवलपिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो डेवलप्ड नेशन है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर किया गया है इसमें, और देखा गया है कि आखिर क्या क्या कमियां हैं जिसको खत्म करके हम इस सिस्टम को और एफिशिएंट बना सकते हैं। जिसमें हमने बहुत सारे ऑथर्स देखे थे, जैसे रिग्स का हमने देखा था अप्रोच, और रिग्स के बाद आज हम लोग देखेंगे फेरल हेडी के बारे में। हेडी और रिग्स में यही अंतर है कि जो रिग्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तरह से जनरल व्यू वो अपना देते हैं, जैसे डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में वो बता देते हैं, जैसे प्रिज्मेटिक सोसाइटी का आपने देखा था फीचर, फ्यूज का देखा था और डिफ्रैक्टेड का देखा था। यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो डेवलपिंग सोसाइटी है उसको उन्होंने जनरलाइज करके बताया था, लेकिन फेरल हेडी से एक स्टेप आगे जाते हैं। फेरल हेडी इंट्रा कंपैरिजन करते हैं, यानी कि डेवलपिंग सोसाइटी में ही बहुत तरह के डेवलपिंग नेशन हैं और उन नेशन के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है उनको ये सब उन्होंने समझा था और बताया था। तो एक तरह से इनका भी जो अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। बताने का मेन पर्पस यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया जा सके, उनमें चेंज लाया जा सके ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट है बन सके। तो शुरू करते हैं फेरल हेडी का। तो फेरल हेडी जो शुरुआत से जो कैग स्कॉलर्स जो थे उनके साथ मिलके इन्होंने बहुत सारे एशियन कंट्रीज में बहुत सारा रिसर्च कैरी आउट किया और उन्होंने पता लगाया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है डेवलपिंग सोसाइटी और डेवलप्ड सोसाइटी में उनमें क्या क्या समानताएं और विषमताएं हैं। तो उन्होंने उनका जो स्टडी था वो इंटर और इंट्रा स्टडी था, यानी कि इंटर और इंट्रा कंपेरिजन किया था। जब मैं इंटर शब्द बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि डेवलप्ड सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटी के बीच में कंपेरिजन हुआ था। इंट्रा अगर मैं बोल रहा हूं तो दो डेवलपिंग सोसाइटी के बीच में या दो डेवलप्ड सोसाइटी के उन्हीं के बीच में जो कंपेरिजन है वो इंट्रा कंपेरिजन कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो अप्रोच यूज किया था उसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिजीम वेरिएशन, यानी कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो संबंध है वो डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग हैं। तो इसी को उन्होंने बेसिस मान के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया था और उनका फोकस था ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिक्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको देखना और किसका जो रोल है प्रोमिनेंट है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करना। बहुत सारे आप बुक में देखेंगे जैसे फेरल हेडी 10 फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या था कि डेवलपिंग सोसाइटी को और डेवलप्ड सोसाइटी को दोनों के अंदर बहुत सारे सिस्टम है उनको उन्होंने कंपेरिजन किया था। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले उनका कंपेरिजन देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के सापेक्ष में, यानी कि पहला सिस्टम उन्होंने कंपेयर किया था उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रोल को प्रोमिनेंट बताते हुए किया था। ध्यान रहे कि ये जो पहला कंपैरिजन हम लोग देख रहे हैं ये केवल डेवलपिंग सोसाइटीज का है, यानी कि ये जो हम लोग चर्चा करेंगे ये 8 प्रकार के ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये डेवलपिंग सोसाइटी की हैं ट्रेट इसमें आप दिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। डेवलप्ड का हम चर्चा बाद में करेंगे। तो डेवलपिंग में सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम। नाम से ही साबित होता है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट रहेगा, अहम रहेगा। इसके 4 टाइप हैं, ट्रेडिशनल, एलीट, पर्सनलिस्ट, कॉलेजियल और पेंडुलम। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजीम। इसमें क्या है, पोलियार्कल, डोमिनेंट पार्टी मोबिलाइजेशन सिस्टम, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन सिस्टम। अभी एक शब्द भी समझ में नहीं आया होगा इसका, लेकिन आगे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये टाइप्स हैं। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे फंक्शन करता है उसके ये टाइप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, उसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक कैसा है ये बताएंगे उसमें। तो पहले में ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रोमिनेंट रहेगी, दूसरे में क्या है, पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिनेंट रहेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे डेवलपिंग सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है, यानी कि एक तरह से बोला जाए कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा लिया जाता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम का। अब इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो है ट्रेडिशनल एलीट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो मोनार्की है उस टाइप का इसमें सिस्टम है, यानी कि जो रूलिंग एलिट्स हैं जो शासन करते हैं वो अपना ऑथोरिटी डिराइव करते हैं अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से, या ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश सोशल सिस्टम से। जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और सुल्तान का लड़का ही, ठीक है, वो राजकुमार बनेगा, उस टाइप से ये सिस्टम है। पॉइंटर कहाँ गया।
तो ये ट्रेडिशनल इलीट सिस्टम है। इसमें जो लेजिटिमेसी का बेसिस होता है वो होता है बेसिस ऑफ रिलीजियंस पे और इनहेरिटेड मोनार्की पे। यानी कि पहला कि रूल जो लगेगा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करेगा उसका बेसिस क्या होगा, रिलीजन होगा। यानी कि रिलीजियस बुक में जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाएगा। दूसरा इसका फीचर ये होगा कि इसमें मोनार्किकल सिस्टम होगा और राजा एक तरह से, राजा के बाद उसकी फैमिली के जो लोग होंगे तो वो अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जॉर्डन हो गया, मोरक्को हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरबिया होगा, इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, और पहले भी कुछ कंट्रीज इस कैटेगरी में थे लेकिन आज की डेट में वो है नहीं, जैसे अफगानिस्तान, लीबिया, इसमें ट्रेडिशनल इलीट सिस्टम नहीं है, अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी स्थापित हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल इलीट सिस्टम हुआ। अब इस ट्रेडिशनल इलीट को उन्होंने दो भागों में बांटा था। किन्होंने बांटा था? फेरल हेडी ने बांटा था। पहला था ऑर्थो ट्रेडिशनल और दूसरा था नियो ट्रेडिशनल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्थो ट्रेडिशनल क्या है। इसका एक एग्जाम्पल है सऊदी अरबिया। एक तरह से ट्रूली मोनार्किकल सिस्टम है, यानी कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, उस टाइप से ये सिस्टम है। ठीक है, मतलब मोनार्किकल सिस्टम है ट्रूली एकदम। ठीक है, ट्रूली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सेकंड सिस्टम आएगा वो ट्रूली मोनार्किकल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ ट्रूली वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि पावर जो है डिराइव किया जाता है रूलिंग मोनार्किकल फैमिली से। ठीक है, यहाँ कंप्लीट एब्सेंस होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर नहीं आएगी और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहाँ अलाउड नहीं होता है। ठीक है, यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप वो आइदर बहुत वीक रहेंगी और नॉन एग्जिस्टेंस रहेगा, और मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रहेगा ताकि वो कोई चेंज और रिफॉर्म ना आए, जो स्टेटस को है उसी को मेंटेन करे। अब आप यहाँ बोलेंगे कि आपने बोला था ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम, लेकिन आपने इसमें ब्यूरोक्रेसी की कहीं चर्चा ही नहीं की। यहाँ तो दिख रहा है कि राजा है और वो है, यानी कि कैसे ही ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट हो गया। तो इस हिसाब से कि ब्यूरोक्रेसी का यहाँ और मिलिट्री का यहाँ मेन रूल उसी का है। ठीक है, मेन डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिया जा रहा है और यही एक तरह से की रोल प्ले कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, ताकि ये जो स्टेटस को है बना रहे। इसीलिए इसको हमने कैटेगरी में रखा है ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम के लिए। दूसरा है नियो ट्रेडिशनल, पहला था ऑर्थो और दूसरा है नियो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका ईरान का। ठीक है, यहाँ डेमोक्रेसी भी है और थियोक्रेसी भी है। थियोक्रेसी क्या होता है? सिंगल एक पॉलिटिकल लीडर होता है, वही एक तरह से सारी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। ये मोनार्किकल से डिफरेंट होता है। ठीक है, मोनार्की में राजा रहता है, यहाँ एक उसको क्या बोलते हैं कि चीफ कमांडर टाइप का आदमी रहता है, सुप्रीम लीडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम लीडर टाइप का है, तो थियोक्रेसी इसको बोला जाता है। तो ईरान में आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलेगा और थियोक्रेसी भी देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी इस हिसाब से कि वहाँ इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, कैरी आउट किए जाते हैं, जबकि सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं किया जाता है। नियो ट्रेडिशनल का क्या है? ऑथोरिटी जो है ये भी डिराइव करते हैं रिलीजन से ही, क्योंकि आप अगर ईरान का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो उसमें भी सबसे पहले आपको नजर आएगा कि सुप्रीम लीडर जो सुप्रीम गॉड है, अल्लाह है, और उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाएगा, दूसरे पॉइंट में लिखा होगा कि वो रिलीजियस टेक्स्ट जो कुरान है वही गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी ईरान में। तो यहाँ रिलीजन से ही सारा ऑथोरिटी डिफाइन किया जाता है और रिलीजियस लीडर होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रिलीजियस ऑथोरिटी है, जो अकॉर्डिंग टू बुक जो चीजें दी गई हैं उस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंटर ऑफ पावर होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन। जो भी रिलीजियस बुक में जो चीजें दी गई हैं, जिस हिसाब से जो लॉ बना है उसी के प्रीव्यू में बना है, तो उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। तो हमने पहले देखा ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजिम का पहला टाइप ट्रेडिशनल इलीट, और उसमें हम लोग दो टाइप देखे, ऑर्थो और नियो। ऑर्थो में क्या था? ट्रू एक तरह से मोनार्किकल था, और नियो ट्रेडिशनल में क्या था? ट्रू मोनार्किकल नहीं था, लेकिन एक तरह से थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी साथ में देखने को मिली थी। चलते हैं आगे। इसका दूसरा टाइप है प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेटिक का, पर्सोनिस्ट ब्यूरोक्रेटिक इलीट सिस्टम। इसमें क्या है कि जो पावर होता है किसी एक पर्सन के हाथ में जो होता है, जिसको क्वाडिलो बोलते हैं। ठीक है, क्वाडिलो जो है स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गमैन और चीफ। इसमें क्या होता है, जो एक आदमी जिसके पास पावर रहता है वो जनरली मिलिट्री बैकग्राउंड से होता है और सारी ब्यूरोक्रेसी उसी के आजू बाजू, मतलब उसी को एक की पॉइंट मान के काम करती है। धुरी वही रहता है, सारे डिसीजन का अपॉइंटमेंट लेना हो, किसको भर्ती किसको अपॉइंट करना है किस पोस्ट पे, ये सारे चीजें वही डिसाइड करता है सिंगल आदमी, और वही लॉ बनाता है और उस लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से उस आदमी के प्रति लॉयल होती है और उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको जबरदस्ती इन्फोर्स करवाती है लोगों में। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, कॉन्गो, सूडान, अल्जीरिया। ठीक है,
ये लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ क्या है, ये पर्सनलिस्ट ब्यूरोक्रेटिक इलीट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कोलिजियल ब्यूरोक्रेटिक इलीट सिस्टम। ये सारे हम चीजें किस में पढ़ रहे हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी का एक तरह से अहम रोल हो, प्रोमिनेंट रोल हो ब्यूरोक्रेसी का, और ये सारी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के हम लोग एस्पेक्ट में देख रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलते हैं, डेवलप में नहीं। नेक्स्ट है कोलिजियल ब्यूरोक्रेटिक इलीट। अब कोलिजियल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ क्या है कि जो भी पावर हो कंसंट्रेटेड होता है कोलिजियल बॉडी में, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल के बीच में होता है, जो वो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और जनरली वो मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेंबर होते हैं वो सेम रैंक के आपको मिलेंगे, हो सकता है जनरल रैंक के मिले, और वो कू करके यानी कि एक तरह से तख्ता पलट करके अपना शासन स्थापित करते हैं उस पर। ठीक है, और जैसे हमने पहले बताया कि वो मिलिट्री के शासक थे तो वो मिलिट्री को ज्यादा रोल देते हैं, तो यानी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर आके काम करती है, इसलिए आपको यहाँ पे मिक्स्ड लीडरशिप मॉडल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिलिट्री जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर गवर्न करेंगे, लेकिन एक तरह से रेगुलेशन जो होगा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, और पब्लिक पार्टिसिपेशन का बिल्कुल एब्सेंस मिलेगा आपको, और इसके चलते आपको कोई भी अपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप का यहाँ पे भी शासन है। ठीक है, नाम की ये रहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है या सरकार चुनी जा रही है या ऐसा कुछ है, लेकिन ये कोलिजियल ब्यूरोक्रेटिक एलीट सिस्टम में जो है टॉप लेवल के मिलिट्री अफसर ही कमांड करते हैं, एक तरह से कू करके वो सत्ता हाथ पे हासिल कर रहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा म्यांमार का और निकारागुआ का। म्यांमार में भी देखिए कि यांग सांग सूकी कितना जतन करके फिर सत्ता में आती हैं, और फिर हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि टसल चल रहा है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और यांग सांग सूकी के बीच में, और वहाँ जो अपोजिशन पार्टी है उसके बीच में। तो ये कोलिजियल ब्यूरोक्रेटिक एलीट सिस्टम हुआ। उसके बाद है पेंडुलम सिस्टम। ठीक है, पेंडुलम क्या है, वो ऑक्सिलेट करता है, हिलता है ऐसे ऐसे, वैसे ही इस सिस्टम में भी ऑक्सिलेशन होता है। किसके बीच में, मिलिट्री टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और उसके बाद पॉलीआर्कल कॉम्पिटिटिव सिस्टम। मिलिट्री टाइप एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, और पॉलीआर्कल कॉम्पिटिटिव सिस्टम जैसा इंडिया में आप देखते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी भी आएगी और कुछ देर के लिए कोलिजियल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी होगा या मिलिट्री कू होके, तो इन दोनों के बीच में ये एक तरह से शिफ्ट करता रहेगा। इसीलिए म्यांमार को हमने इसी कैटेगरी में रखा है कि वहां भी ऐसा चीज आपको देखने को मिलता है। अगर कोई डेमोक्रेसी के थ्रू अगर यांग सांग सूकी आ भी गई, तो जो नीचे के जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा ताक में रहते हैं कि कैसे इस पे कब्जा हासिल किया जाए इस पे, तो वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं। इसलिए जो पेंडुलम टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यहाँ आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और लॉ और ऑर्डर का प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं म्यांमार का। चलते हैं आगे हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जिसमें प्रोमिनेंट रहती है उसका ज्यादा रोल रहता है वो सारे सिस्टम के। अब देखेंगे पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजीम, इसको दूसरे शब्दों में पार्टी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजीम ही बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि वहां ब्यूरोक्रेसी हावी थी, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंट्रल पोजीशन एंजॉय करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे होता है, यानी इलेक्शन कैरी आउट किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स रहता है, यानी कि अपोजिशन पार्टी भी आपको देखने को मिलेगा, और सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब सर्वेंट रहते हैं टू द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम चाहेगा उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। इसका सबसे पहला टाइप है पॉलीआर्कल कॉम्पिटिटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टी पार्टी होती है, प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, लेफ्ट राइट सेंटर विंग ये आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं, वो भी सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है वेलफेयर का और जो भी पॉलिसीज है उनके इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ जो लोग होते हैं वो डाइवर्स वोटर बेस होता है। हो सकता है कि रिलीजन अलग अलग हो लोगों के, ठीक है, और हो सकता है कि रीजन अलग अलग हो, रिलीजन अलग हो। इसके चलते वोटर की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इसके चलते क्या होता है कि एक मेजोरिटी पार्टी जो है सेंटर में नहीं आ पाती, वो एक तरह से कोalition गवर्नमेंट आ जाता है, और जब कोalition गवर्नमेंट आ जाता है तो यहाँ इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जैसे कि
मॉडर्न डेमोक्रेसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 60 के दशक में अर्जेंटीना हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सारी चीजें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता था उस टाइम पे। इसीलिए जियाउल हक देखिए कि तख्ता पलट करके कैसे मिलिट्री कू करके ऊपर आ गया था। तो पोलियार्कल कम्पिटिटिव सिस्टम में हम इंडिया को क्यों नहीं रख सकते हैं? ये सारी क्वालिटी तो इंडिया में भी है, तब इंडिया को भी इसमें रखना चाहिए। नहीं, इसका एक ही रीजन है कि कोalition पार्टी आपको मिली भगत करके जो पार्टियां सरकार बनाती हैं वो इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वाजपेयी जी के टाइम पे जब एनडीए 1 था तो उस समय कोalition आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब देखिए 70 साल से डोमिनेट कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि सिंगल पार्टी का डोमिनेशन है, इसीलिए हम इसको कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब उसके बाद जो नया दौर आया है इसमें मोदी के दौर में अब देखिएगा कि फिर भी सिंगल पार्टी का डोमिनेशन है, इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हम इंडिया को पोलियार्कल कॉम्पिटिटिव सिस्टम में नहीं रख सकते। तो कहाँ रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं डोमिनेंट पार्टी सेमी कॉम्पिटिटिव सिस्टम में। ये जो कि नेक्स्ट है, यहाँ क्या है कि सिंगल पार्टी के द्वारा पावर मोनोपोलाइज करके रखी जाती है, ठीक है, और लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए वो जो पार्टी है वो शासन में रहती है। ऐसा नहीं है कि ये मोनोपोली कर लिया तो ये डिक्टेटर बन गया। इसमें अदर पॉलिटिकल पार्टी भी अपना काम करती हैं, लेकिन उनका जो रोल होता है नॉमिनल रोल होता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर में क्या है, एग्जीक्यूटिव भी रहता है और वो मेजोरिटी में रहता है और लेजिस्लेचर भी मेजोरिटी में रहती है, इसलिए जो अपोजिशन है उसका रोल थोड़ा नॉमिनल हो जाता है, ठीक है। जो डोमिनेंट पार्टी रहती है वो डिक्टेटर नॉन डिक्टेटोरियल रहती है, यानी कि डिक्टेटरशिप टाइप के नहीं रहती है, और कभी भी इलेक्शन के द्वारा उसको ओवरथ्रो किया जा सकता है, जैसे कांग्रेस को किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पार्टी सेमी कॉम्पिटिटिव सिस्टम। उदाहरण के तौर पे नेशनल फ्रंट पार्टी आपको मलेशिया में देखने को मिलेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये पार्टी के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो डोमिनेंट पार्टी सेमी कॉम्पिटिटिव सिस्टम आप इंडिया बोल सकते हैं। चलते हैं आगे पॉलिटिक्स प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप देखेंगे डोमिनेंट पार्टी मोबिलाइजेशन सिस्टम, ये तीसरा टाइप है। अब आपको दिख रहा है कि डोमिनेंट पार्टी एक होगी और वो मोबिलाइजेशन भी करेगी। कैसे होगा लोगों को मोबिलाइजेशन, ये बताते हैं। इस सिस्टम में क्या होगा कि एक जो डोमिनेंट सिंगल पार्टी है वही पावर ऑक्युपाई करेगी और वही ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करेगी, लेकिन ऑथोरिटी का एक्सरसाइज इस प्रकार से होगा कि ऑपोजिशन को एलिमिनेट कर दिया जाए पूरी तरह से, ठीक है। डोमिनेंट पार्टी मोबिलाइजेशन सिस्टम में ऑपोजिशन को ऐसा कोशिश किया जाता है कि उसको कैसे भी करके एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑपोजिशन नॉर्मली एब्सेंट हो जाता है और टोटली वीक हो जाता है। अगर ऑपोजिशन को अलाउ भी किया गया सरकार के द्वारा तो उस पर बहुत सारा कंडीशन लगा के अलाउ किया जाता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन लगाया जाता है कि ऑपोजिशन हमेशा कमजोर रहे, कभी भी स्ट्रांग ना बने और वो जो मेन पार्टी जो पावर में है उसको चैलेंज ना कर पाए। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं बोलीविया को, घाना को, ठीक है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं उनको आप उदाहरण ले सकते हैं। एक्चुअली ये सब चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी जब आप यूट्यूब पे एक चैनल है वाइस करके, ठीक है, भी को वी बोलते हैं, बिहारी में थोड़ा वो हो जाता है, तो वाइस करके एक चैनल है। उस पे क्या है ना कि जो रीजनल बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या बहुत सारे डिक्टेटोरियल रिजीम है, वहां पे वो लोग जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। अगर उससे आप इन सब स्टेट को के बारे में आप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे। जैसे सूडान का आप एग्जांपल ले तो वहां पे बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बना के रखा है। तो आगे देखते हैं कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन सिस्टम। अब कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन सिस्टम में क्या है, बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी और इवन डिक्टेटोरियल रिजीम भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल पार्टी का एग्जिस्टेंस रहता है और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से ये लोग प्रेरित रहते हैं। इसमें आपको कोई भी ऑपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और राइवलरी वाला आइडियोलॉजी यानी कि जो ऑपोजिशन वाला आइडियोलॉजी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कम्युनिस्ट हो तो तभी आप रहोगे, नहीं तो दूसरी पार्टी यहाँ पे अलाउ नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी कि एक तरह से सिंगल पार्टी ही रहता है। अब इसमें चाइना और रसिया भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री के बारे में। हाँ, चाइना डेवलपिंग है लेकिन रसिया को आप नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ कोई ओपन ऑपोजिशन नहीं है और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको डोमिनेट करता है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और जो पार्टी मेंबर्स हैं और टॉप ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है उसमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पार्टी के हैं जो एक तरह से चहीते रहते हैं, चले चपाटे जो मेन रहते हैं, उन्हीं को ब्यूरोक्रेसी में ऊंचा ओहदा दिया जाता है ताकि जो ब्यूरोक्रेसी जो नीचे काम करे वो पार्टी के लाइन पे ही काम करे, ठीक है। तो एक तरह से पूरी तरह से पॉलिटिसाइजेशन आपको देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी का। तो ये हमने देखा टाइप किसका, हमने देखा डेवलपिंग सोसाइटी जो है, डेवलपिंग नेशन है, उसमें कैसे किस किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप
आप फेरल हेडी ने जो बताया उस हिसाब से कैसे होते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फेरल हेडी। थोड़ा इसमें एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, फेरल हेडी कंसर्न थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनमें क्या क्या समानताएं हैं उसको देखने के लिए। वो डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डेवलपिंग सोसाइटी में बहुत सारे नेशन को उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। और इनका जो थ्योरी है वो एकदम डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, कंपेयर टू रिग्स-साला मॉडल, ठीक है। तो रिग्स-साला मॉडल क्या था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था किसके डेवलपिंग सोसाइटीज में, उस पे साला मॉडल दिया था रिग्स ने, लेकिन ये साला मॉडल से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। क्योंकि रिग्स ने क्या किया था, एक तरह से सारी चीजों को मिसअप कर दिया था, यानी कि सबका दाल भात चोखा बना के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था, डेवलपिंग सोसाइटी के, एक फ्यूज सोसाइटी के और एक डेवलप्ड सोसाइटी के। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ हेडिंग सबको क्लासिफाई कर रहे हैं डेवलपिंग सोसाइटी में ही बहुत तरह का, ठीक है। तो रिग्स का नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि रिग्स का जो एनालिसिस है वो टू जेनरिक है, यानी कि सबके लिए एक ही दवाई दे रहे हो आप, और ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं वेस्टर्न मॉडल को। आपने देखा होगा कि रिग्स जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है उसकी सभी बड़ाई कर रहे हैं, और हमेशा वो जो फ्यूज सोसाइटी है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, यानी कि ग्लोरिफिकेशन ज्यादा है रिग्स के मॉडल में। जबकि हेडी के मॉडल में सारी डेवलपिंग सोसाइटी को इंक्लूड हम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक हद तक डेवलपिंग सोसाइटी में क्या क्या कैटेगरी होती हैं उसको हम लोग हेडी ने अच्छे से दिखाया है। तो इसीलिए इनका जो मॉडल है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है और रिग्स से ज्यादा ये इकोलॉजिकल है, यानी कि ये आसपास के वातावरण, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम को भी देख रहे हैं, तो इसलिए इनका ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। अब तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि बहुत सारे डेवलपिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब ऐसा है कि कुछ डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ कुछ ट्रेड्स कॉमन हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब हम डिफरेंस देखेंगे कि डेवलपिंग और डेवलप में क्या डिफरेंस है वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और फिर हम कुछ समानताएं भी देखेंगे, ठीक है। तो फेरल हेडी बताते हैं कि देयर आर सम कॉमन डेफिशिएंसीज, ठीक है, विजिबल अक्रॉस डेवलपिंग सोसाइटीज विच कैन बी डिस्टिंग्विश फॉर कॉमन फीचर्स एग्जिस्टिंग इन डेवलप्ड सोसाइटी। अब डेवलप्ड सोसाइटी में फीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया कि कुछ अच्छाइयां हैं डेवलप्ड सोसाइटी में और कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, कुछ डिफिशियंसी है विजिबल है डेवलपिंग सोसाइटी में। उन दोनों को ये कंपेयर कर रहे हैं। देखते हैं क्या कंपेरिजन है। सबसे पहले है डेवलपिंग सोसाइटी जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, और डेवलप्ड सोसाइटी जो राइट में दिख रहा है। डेवलपिंग सोसाइटी में ये बोलते हैं कि डेवलपिंग सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इमिटेटिव है रेदर देन इंडिजीनियस है, यानी कि उसका खुद का बनाया नहीं है, वो सिस्टम कॉपी कर रहा है कहीं से, ठीक है, यानी वेस्टर्न सोसाइटी से कॉपी कर रहा है। जबकि डेवलप्ड का ये बोलते हैं कि इनका इंडिजीनियस मॉडल है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ आपको अनस्किल्ड लेबर देखने को मिलेगा, ठीक है, लैक ऑफ टेक्निकल कंपिटेंस देखने को मिलेगा, और मोस्टली सूटेड फॉर रेगुलेटरी फंक्शन अदर देन डेवलपमेंट। इंडिया में भी आप देखें तो आपको जो मेन ब्यूरोक्रेसी है या मेन जो सरकारी तंत्र है उसमें आपको स्पेशलिस्ट कम देखने को मिलेंगे, जनरलिस्ट टाइप के ज्यादा लोग मिलेंगे, जो रेगुलेशन का ही काम ज्यादा मिलेगा। अब जैसे कुछ आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, सरकारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां सिस्को को या आईबीएम को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी कि वहां टेक्निकल कॉम्पिटेंस कम है, मोस्टली रेगुलेटरी फंक्शन वो लोग ज्यादा कैरी आउट कर रहे हैं। जबकि डेवलपिंग सोसाइटी में स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, यहाँ पे टेक्निकलिटी हर चीज में ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैन पावर है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ज्यादा उनको ट्रेनिंग मिली है, और ज्यादा एक तरह से अच्छे हैं। आगे है नॉन अचीवमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि ओरिएंटेशन नॉन अचीवमेंट है इन द सेंस कि पैट्रोनेज है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, कास्ट है, रिलीजियस एफिलिएशन है, इन सब के बेसिस पे आप किसी को देखते हो, आप उसको अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं देखते हो। जैसे रिग्स ने बोला था एस्क्रिप्शन के बारे में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अटेनमेंट, एस्क्रिप्शन, नियो पेट्रोमोनियल थिंग, यानी कि आप किसी को वैल्यू देते हो उसके अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं, उसको कास्ट के बेसिस पे, उसका रिलीजन के बेसिस पे, उसका रीजन के बेसिस पे, ये चीजें आपको यहाँ देखने को ज्यादा मिलेगी। जबकि जो डेवलप्ड सोसाइटी है वो इगलिटेरियन है, वो सबको इंक्लूड करता है और सबको सेम बराबर नजर से देखता है। यहाँ आप अचीवमेंट के बेसिस पे किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसके कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेसिस पे नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट डेवलपिंग सोसाइटी में क्या है कि डिस्क्रिपेंसी है, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल लिखा हुआ है और जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको रिक्स ने फॉर्मलिज्म के बारे में बोला था। अब मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो 15-20 मिनट इसीलिए ले जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट चैप्टर में देखिए क्या है फॉर्मलिज्म। क्या होता है कि जो जैसे हमने अडॉप्ट कर लिया वेबर के ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन वेबर ने ब्यूरोक्रेसी में जो एक्चुअल चीज लिखा है और जो एक्चुअल हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस होते हैं इनफॉर्मल प्रेशर से। ठीक है, अथॉरिटी तो है उनके पास, लेकिन अपने अथॉरिटी के अनुसार एक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे तरह के लोग हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी को डिसीजन लेना पड़ता है, जबकि अथॉरिटी तो ब्यूरोक्रेसी के पास है डिसीजन लेने की, लेकिन उनका जो डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है इनफॉर्मल प्रेशर से। तो जिसको फॉर्मलिज्म कहते हैं ये। तो फॉर्मलिज्म अवेलेबल है डेवलपिंग सोसाइटी में, जबकि डेवलप्ड सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो लंबे समय की एक तरह से लंबे समय में इवॉल्व किया है, इसलिए वो ज्यादा मेच्योर्ड आपको दिखता है। यहाँ पॉलिटिसाइजेशन मुश्किल है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिहेवियर होता है, ब्यूरोक्रेसी का जो बिहेवियर होता है, वो रैशनल होता है और सेकुलर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट सोसाइटी में आपको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दिखने को मिलेगी ब्यूरोक्रेसी की। अब आप बोलेंगे कि ऑटोनॉमी अगर ब्यूरोक्रेसी को मिलेगी तो और अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरह से अच्छी बात इसलिए नहीं है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे तो वो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी। ठीक है, जो अपना ही व्यू केवल आप पे थोपेगी, और पॉलिटिकल लीडरशिप अगर इसमें इमेच्योर हो गया, अगर वीक होगा, तो वो ब्यूरोक्रेसी एक तरह से वर्चुअली सारे पावर पॉलिटिशियन के वो कंट्रोल करेगी और उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेगी। इसके लिए क्या वर्ड आता है? ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तो है ब्यूरोक्रेसी की, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको डेवलपिंग सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड सोसाइटी में यहाँ क्या है, एक तरह से डेवलप्ड सिविक कल्चर है, यानी कि पब्लिक का जो है पार्टिसिपेशन ज्यादा है पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों को वो अकाउंटेबल बना के रखते हैं, क्योंकि सिविक कल्चर जो है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, वो ज्यादा अच्छा है। जबकि इंडिया या डेवलपिंग सोसाइटी में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से डेवलप्ड सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटी के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ये असमानताएं आपको देखने को मिलेगी, ऐसा फेरल हेडी बताते हैं। तो ये बोलते हैं कि कुछ कुछ फीचर भी मिलेंगे आपको देखने को जो कि कॉमन होंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटी में। जैसे गोल हमेशा दोनों नेशन का गोल हमेशा डेवलपमेंट का होगा, फोकस डेवलपमेंट पे होगा, वेलफेयर पे होगा। ठीक है, यहाँ जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डेवलप्ड होंगे और स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी होगी, यानी कि आपको डेमोक्रेसी को देखने को मिलेगा, साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मास मीडिया आपको देखने को मिलेगा और पब्लिक ओपिनियन भी आपको देखने को मिलेगा। रूल ऑफ लॉ, ये दोनों सोसाइटी में आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटी में भी। चलते हैं आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर आखिर ये वर्ड क्या होता है। ये एक्चुअली सीपीए जो इवॉल्व हो रहा था उसी दौरान बहुत सारे ऑथर ने ये टर्म दिया था पॉलिटिकल कल्चर। आई थिंक 1950s के टाइम में ये वर्ड आया था पॉलिटिकल कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। जो पॉलिटिकल कल्चर है इसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं गवर्नमेंटेलिटी के। गवर्नमेंट होता है ना और मेंटेलिटी, इन दोनों को मिला के गवर्नमेंटलिटी जो वर्ड है वो पॉलिटिकल कल्चर के लिए यूज करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये आप रिप्रेजेंट करता है आपके बिलीफ सिस्टम को, यानी कि आप पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हो, उसको जो वैल्यूज हैं, जो परसेप्शन है, जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। यानी कि पॉलिटिक्स के डोमिनेंट ट्रेड को, यानी कि पॉलिटिक्स का कैरेक्टर कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टर कैसा है, उसको पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। और सिंपल टर्म में अगर बोलें तो सिटीजन्स क्या फील करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है जनता के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल कल्चर डेवलप कैसे होता है, हिस्ट्री से होता है, कल्चर से होता है, ट्रेडिशन से होता है, और नंबर ऑफ इयर्स में सोसाइटी जैसे जैसे इन्वॉल्व करते हैं वैसे वैसे पॉलिटिकल कल्चर चेंज होता है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मली क्या है पॉलिटिकल कल्चर इंडिया का, कि जैसे जो आम आदमी है वो जानता है कि नेता चोर है, ठीक है, ये नॉर्मल पॉलिटिकल कल्चर है हमारा। पॉलिटिशियन क्या समझते हैं जनता को कि जनता चूतिया है, तो इस तरह से यही पॉलिटिकल कल्चर है। ये क्या है, सोसाइटी में धीरे धीरे हमने हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन से यही देखा है कि ये लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आम आदमी को, तो ऐसा एक तरह से कल्चर बन गया है, वो जो थिंकिंग बन गई है। ठीक है, मैंने एक तरह से उदाहरण दिया समझाने के लिए। तो ये पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है, यानी कि आप पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या फील करते हो और वो वहां से
आपके कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये कैसे हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है रोल इसको इवॉल्व करने में। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है? ये जो वैल्यू, परसेप्शन और एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम है, आप पॉलिटिशियंस के बारे में या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उसको पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के बारे में। किसने बताया था? फेरल हेडी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया होगा, ठीक है। पॉइंटर गायब हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के बारे में उन्होंने बताया था। ये क्या है? ये भी एक तरह का वैल्यू ही है, बिलीफ भी है, जो आप सोचते हैं, ठीक है। ये जो गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, वो जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिटीजन्स का सोच है, यानी कि सिटीजन जो परसीव करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, वो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। समझ रहे हैं ना? दोनों चीज है, यानी कि सिटीजन्स का परसेप्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज गवर्न, बोथ कंप्राइजेज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि अगर कोई आदमी एजुकेटेड भी हो या इलिटरेट भी हो, कोई भी पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि एक जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन बना हुआ है कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट होता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के भलाई के लिए नहीं काम किया जाता है, या ऐसा करता है, वो रिश्वत लेता है, घूस लेता है। तो ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम है। जैसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और रीजन के लोग होते हैं, वो ज्यादा वायलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, परसेप्शन बन चुका है। तो ये ही है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। चलते हैं आगे। अब जो हेडी है, आलमंड है, वर्बा है, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को समझने के लिए काफी मेहनत किया है, ठीक है। और ये जो स्टडी कैरी आउट कर रहे हैं, या लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट स्लाइड में जो मैं इतना चीज बताया हूं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके बिहेवियर को पता लगाया जा सके। तो इसको पता लगा कि आप करेंगे क्या? इसका एक ही पर्पस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना। यानी कि आपको पता रहेगा कि जनरल आदमी के अंदर क्या परसेप्शन है पुलिस को लेकर, तो आप पुलिस में वैसा रिफॉर्म ला सकते हो, ठीक है। तो मेन पर्पस इसकी स्टडी का यही है, इनिशिएटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसीलिए ये लोग, जो फेरल हेडी है, आलमंड है, वर्बा है, ये सारे लोग ये स्टडी कैरी आउट कर रहे हैं, जस्ट कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें कि कैसा बिहेवियर है एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके अनुसार रिफॉर्म ला सकें। अब हमने देखा था डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि डेवलप्ड सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसा है, ठीक है। तो हेडी जो है डेवलप्ड सोसाइटी के कल्चर को ये 4 भाग में बांटते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही है एक तरह से। सबसे पहले है क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्लासिक नाम से आपको पता चल जाएगा कि फ्रांस और जर्मनी के बारे में ये बात हो रही है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो पहला इवॉल्व हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फ्रैंको जर्मन ट्रेडिशन आपको सुनने को मिलेगा अगर शुरू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे तो। और कुछ साउथ यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो लॉन्ग ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर से गुजरा है, ठीक है। तो उनका प्राइमरी पर्पस यही था कि एक हम स्ट्रॉन्ग और एक तरह से परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए ताकि वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक तरह से डिसिप्लिन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने बनाया है। और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करते हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड आपको हम लोग को देखने को मिलेगा। वो काम के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी और फ्रीडम यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सरकार इनको बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट भी प्रोवाइड कराती है। कहाँ? क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसके? फ्रांस, जर्मनी और जो यूरोपियन कंट्रीज है, साउथर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। फ्रिंज बेनिफिट भी ज्यादा है, हायर सैलरीज भी है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की। सो इनका लॉयल्टी और कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के चलते ये काफी लॉयल होते हैं और कमिटेड होते हैं अपने सर्विस के प्रति, ठीक है। अगर जर्मनी से कंपेयर किया जाए तो फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहां पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा है। इवन वहां ऐसा सिचुएशन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, और इलेक्शन में अगर हार गया तो वापस लौट के अपना प्रेजेंट पोजीशन भी हासिल कर सकता है। तो इतना वहां पे एक तरह से इवॉल्व एक तरह से सिस्टम है जो क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। अब मैं यहाँ पे यूएसए को नहीं रख रहा हूँ, केवल फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज भी है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे है सिविक कल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जो
टर्म है ये आलमंड और वर्बा के द्वारा दिया गया है। वो जो यूके और यूएसए में जो कल्चर है और कुछ कॉलोनीज जो बाद में आजाद हुई थी ब्रिटिशर से, ठीक है, उनके ये सिस्टम को ये दर्शा रहा है यूके यूएसए। यहाँ वर्बा बताते हैं और ये कि यहाँ हाई लेवल ऑफ पॉपुलिज्म है। पॉपुलिज्म क्या होता है कि जनता को खुश करने के लिए सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम, भले ही वो काम सार्थक हो या ना हो, लेकिन बस वोट बटोरने के चक्कर में जो काम किया जाता है उसको पॉपुलिज्म भी कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि यूएसए तो वर्ल्ड पावर है, वहां पॉपुलिज्म कहाँ से आया? तो जैसे ट्रम्प का पॉलिसी देखिए, ठीक है, तो यही कि हम वीजा नहीं देंगे, हम दीवार बना देंगे, तो ये सब क्या है? हाई लेवल ऑफ पॉपुलिज्म भी देखने को मिलेगा, साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी अलोंग विथ पॉपुलिज्म, ठीक है। अब यहाँ स्टेबिलिटी है, ठीक है, और साथ में सिटीजन पार्टिसिपेशन है। इसके चलते क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे आपको स्टेबल देखने को मिलेगा और यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो आसानी से कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, यानी ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। यहाँ आपको ब्यूरोक्रेसी में हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा और अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और सोशियल, ये सब अच्छी अच्छी चीजों के साथ भी जो सोशल और कल्चरल फोर्सेज है यहाँ पे आपको डोमिनेंट देखने को मिलेंगी। और ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सोशियो कल्चरल जो चीजें हैं, जैसे यूएस में सिटीजनशिप को लेकर या वीजा पॉलिसी को लेकर हमेशा विवाद चलते रहता है, या ब्लैक्स जैसे कुछ सालों पहले की बात है, जैसे ब्लैक और व्हाइट के बीच में भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों के चलते जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को जो सोशल और कल्चरल फोर्सेज हैं वो हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इसलिए आपको पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है, भी देखने को मिलेगा और साथ साथ में कम्युनिटी का इम्पैक्ट भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब आती हैं सिविक कल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यानी कि सब चीज अच्छा है, साथ में कुछ खराबियां भी हैं, जैसे पॉपुलिज्म और पॉलिटिसाइजेशन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोशल और कल्चरल फोर्सेज ऐसे हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए या जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। चलते हैं आगे देखते हैं एडेप्टिव मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ध्यान रहे कि ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं 4 प्रकार, ये डेवलप्ड सोसाइटी के बारे में है। इसीलिए पहले हमने फ्रांस जर्मनी का देखा, उसके बाद यूएस का देखा, अब हम जापान का देखेंगे। तो एडेप्टिव मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जब सबसे पहला है कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हाई लेवल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत कम है, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक तरह से बर्डन है वो बहुत रिड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ जो सिविल सर्विसेज है इसमें काफी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ टैलेंटेड पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, वो काफी एजुकेटेड होंगे और यंग पब्लिक सर्वेंट आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? एडेप्टिव मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ये जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन और फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मल्टीपल फंक्शन कैरी आउट करेंगे, डेवलपमेंट, जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे फंक्शन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ इस सिस्टम का एक फीचर है जापान का कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इनका बहुत हाई है, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस सर्विस में अच्छा है तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें एक सिस्टम है आमाकुदारी सिस्टम, ठीक है, ये जापान में देखने को आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट रिटायर होता है तो वहां गवर्नमेंट खुद से उसके लिए जो सिविल प्राइवेट सेक्टर है वहां पे एक अच्छा पोस्ट खुद से जुगाड़ करके रखती है गवर्नमेंट कि आप अगर हमारे सर्विस के रिटायर होंगे तो आपको फर्दर आपके कैरियर के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ये पोस्ट निकाल के रखा है। तो वहां यामाकुदारी सिस्टम है। थ्योरी जेड टाइप का मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी जेड मैनेजमेंट क्या है कि रिटायरमेंट के टाइम पे या सर्विस में रहते हुए भी एम्प्लॉयड सेंटर्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा, यानी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बहुत सारा काम आपको करेगा। थ्योरी जेड मैनेजमेंट में यही होता है कि एम्प्लॉय की पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तब भी और रिटायरमेंट के बाद भी। तो ये एडेप्टिव मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जापान में देखने को मिलेगा। चौथा इन्होंने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कम्युनिज्म, यानी कि अब इसमें चाइना और रसिया इस टाइप के लोग आ जाएंगे, जैसे यूएसएसआर जो हो गया या चाइना जो हो गया, ये है। इसका सबसे पहला ट्रेट है कि यहाँ सिंगल पार्टी रूल होगा, ठीक है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसी का रूल होगा, उसी एक पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है और उसी में बहुत सारे उम्मीदवार रहते हैं, वही चुने जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल पार्टी का ही रूल होता है। तो यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है और उसके बाद
डिस्गाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सिस्टम तो आपको देखने को मिलेगा, संविधान में मिलेगा, फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलेगा, लेकिन ओनली टू कंसील द आइडेंटिटी। ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? डेमोक्रेसी है ही नहीं, सिंगल पार्टी रूल है, ठीक है, उन्हीं में से एक को शासन करना है। लेकिन इन सब आइडेंटिटी को छुपाने के लिए आपको देखिएगा सामने कि कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ट्रेट इसका देखने को मिलेगा कि हाईली पोलिटिसाइड ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। पोलिटिसाइड ब्यूरोक्रेसी इसलिए है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग होते हैं, उनके जो चेले चपाटे जो भी हों, वही ब्यूरोक्रेसी में हायर पोस्ट पे रहते हैं। क्योंकि हमेशा जो इस सिस्टम में इसका तीसरा ट्रेट यही है कि हमेशा जो कम्युनिज्म में ये एक तरह से संदेह बना रहता है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ करके हमारा तो कुछ गड़बड़ नहीं कर देगी, यानी कि वहां पे सिटीजन पे बहुत ज्यादा पैनी नजर बना के रखी जाती है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो हाई लेवल के चेले चमचे होते हैं उन्हीं को पोस्ट दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी में, हायर पोस्ट, डेकोरेटिव पोस्ट दे दिया जाता है, ताकि सरकार अच्छे से कंट्रोल कर सके वहां के सिटीजन को, कोई भी विरोध का आवाज नहीं उठना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिज्म में या कम्युनिस्ट जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमने फेरल हेडी एक तरह से खत्म कर दिया। अगर कहीं बुक में आपको 10 फोल्ड क्लासिफिकेशन मिलेगा भी तो उससे घबराइएगा मत, ये ट्रेड सेम ही मिलेंगे आपको वहां भी। तो फेरल हेडी की 10 वो फोल्ड क्लासिफिकेशन में। तो इस तरह से फेरल हेडी समाप्त होता है। आपको अगर लगता है कि ये स्लो है तो इसका थोड़ा 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। धन्यवाद।